सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिबेल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट हम सेल और सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। क्रोमोसोम के बारे में बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो तो लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन मैथ और जो आर्ट वाले स्टूडेंट है उनके लिए सेल डिवीज़न में ये बहुत उपयोगी होगा। तो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। इसकी दो भुजाएं होती हैं। एक भुजा को बोलते हैं क्रोमेटिड। ये दोनों भुजाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है। और इन दोनों के एंड को बोलते हैं टेलोमियर। एक भुजा को क्रोमेटिड बोलते हैं। दोनों भुजाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, और एंड को बोलते हैं टेलोमियर। इसके अलावा भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसकी कवरिंग को पेलिकल कहते हैं। अंदर डीएनए, स्टोन प्रोटीन, क्रोमोमियर, ये सभी स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं। एक बार इसके डुप्लीकेट कॉपी की स्ट्रक्चर और देखते हैं। ये इसकी डुप्लीकेट स्ट्रक्चर हो गई। दोनों क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। एक ही गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से मिलते हैं पर चार भुजाएं मिलती हैं। ठीक है ना। दोनों तरफ प्रोटीन स्पेशल काइनेटोकोर, एंड वही टेलोमियर कहलाते हैं। ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, बस यही अलग है, बाकी सब सेम है। अब हम अपने मेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न होता क्या है, इसकी क्या क्या फेजेज होते हैं, क्या क्या चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं, और कहाँ किस फेज़ में कौन सी घटना होती है। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे कि जो नई सेल है वह पुरानी सेल से सेल डिवीज़न अर्थात विभाजन के फलस्वरूप बनती है। विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वह ही सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन हम कह सकते हैं कि कोशिका जब भी कोशिका के अंदर जो भी कंटेंट है, क्रोमेटिन पदार्थ हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, वह डुप्लीकेट करता है और अपने ही समान दो नई संतति कोशिकाएं बनाता है। यह जो प्रक्रिया है वह कोशिका विभाजन कहलाती है। ठीक है। एक विभाजन के फलस्वरूप हमेशा दो नई कोशिकाएं बनती है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। मियोसिस में 1 से 4 बनती हैं, लेकिन उसमें विभाजन दो होते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। अर्थात विभाजन के फलस्वरूप हमेशा दो नई कोशिकाएं बनेंगी। मियोसिस में 2 बार विभाजन होता है तो 1 से 4 बनती हैं। ठीक है ना। बनती 1 से 2 और फिर 2 से 4 है, ऐसे। तो सेल विभाजन जो सेल डिवीजन है उसके फलस्वरूप दो नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है। अब यह लगातार एक विशेष क्रम में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम सेल साइकिल। अब इसमें विभिन्न प्रकार की फेजेस पाई जाती हैं, तो हम फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 2 फेजेस प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट फेज होती है इंटरफेज, और सेकंड फेज होती है एम फेज या डिवाइडिंग फेज। ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है कि जब कोई सेल डिवाइड कर चुकी है, नई कोशिका बन चुकी है, तो नई कोशिका आकार में छोटी होती है, क्योंकि 1 से 2 बनी है। 1 से 2 बनी हैं तो इनका आकार पहले वाली की तुलना में छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो जो ये नई कोशिका बनी है यह सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। जिस स्टेज में तैयार करती है वह होती है इंटरफेज,
और जिसमें 1 से 2 बनती है वह होती है एम फेज। अर्थात विभाजन जो प्रक्रिया है वो एम फेज या डिवाइडिंग फेज में होती है, जो विभाजन के लिए कोशिका स्वयं को तैयार करती है, अपने साइटोप्लाज्म में वृद्धि करती है, क्रोमेटिन पदार्थ में वृद्धि करती है, स्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, जो ये सभी प्रक्रियाएं हैं ये इंटरफेज में होती हैं। और ये जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी फेज है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन का जो समय है उसमें 95% जो समय है कोशिका इंटरफेज में व्यतीत करती है, जबकि 5% जो समय है वो एम फेज में व्यतीत करती है, ठीक है ना। इंटरफेज नॉन डिवाइडिंग है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव है। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव मतलब कि इसमें कोशिका अपने आप को तैयार करती है कि वह आगे विभाजन कर सके, ठीक है ना। अब इंटरफेज की भी 3 नई प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये तीनों प्रावस्थाएं और एम फेज लगातार एक चक्र में कंटिन्यूसली होती रहती हैं, जो कि सेल साइकिल के रूप में होता है। इसको हम अभी चार्ट के रूप में पढ़ेंगे, देख लेना। 2 फेज इंटरफेज और एम फेज, इसमें डिवाइडिंग के लिए कोशिका अपने आप को तैयार करती है, इसमें डिवाइडिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि एम फेज में डिवाइडिंग की प्रक्रिया होती है। और जो डिवाइडिंग की प्रक्रिया भी है वो 2 प्रकार से होती है, एक होती है माइटोसिस और दूसरी होती है मियोसिस, ठीक है ना। 2 प्रकार से होता है डिवाइडिंग, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है ना। अब एक चार्ट के रूप में हम देखते हैं इंटरफेज और एम फेज G1 S G2 के बारे में। टाइमिंग भी देख लेना, एरिया के अकॉर्डिंग आपको टाइम शो हो जाएगा। ये एम फेज है, एम फेज के बाद जो आती है वो आती है G1, G1 के बाद जो आती है वो होती है S फेज और थर्ड G2 फेज, ठीक है ना। एम फेज के बाद G1 S G2, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है इंटरफेज, ठीक है ना। इंटरफेज की 3 प्रावस्थाएं G1 S G2, और G2 के बाद आती है एम फेज डिवाइडिंग फेज। ये एक साइकिल के रूप में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। जैसे नई कोशिकाएं बनी हैं, नई कोशिकाएं एम फेज के फलस्वरूप बनती हैं, डिवाइडिंग जब हो जाती है एम फेज में, तो नई कोशिकाएं G1 फेज में एंटर करती हैं। G1 फेज में क्या होता है कि जब आकार छोटा होता है तो वह आकार में वृद्धि करती है, न्यूक्लियस का आकार बड़ा होता है। एस फेज में क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, ये सभी अभी हम पढ़ेंगे। इनका नाम और देख लेते हैं। G1 जो है इसको बोलते हैं गैप 1 फेज या फिर ग्रोथ 1 फेज, या फिर जो माइटोसिस है उसके बाद आ रही है तो इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोसिस, पोस्ट माइटोटिस फेज, ठीक है ना। G2 गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज, या फिर माइटोसिस से पहले आ रही है तो इसको एक बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। एस फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज, ठीक है ना। ये इनके नाम हो गए, G1 गैप 1 ग्रोथ 1 या पोस्ट माइटोटिक फेज, G2 गैप 2 ग्रोथ 2 या प्री माइटोटिक फेज, एस सिंथेटिक फेज, ठीक है ना। इंटरफेज की अवस्थाएं होती हैं। इंटरफेज की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 में से भी जो G1 फेज है वो सबसे बड़ी होती है। इंटरफेज की जो G1 फेज है वो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी फेज G1 होती है, ठीक है ना। उसके बाद एरिया के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे
एस उससे थोड़ी छोटी G2 और M सबसे छोटी होती है, ठीक है। ये फेजेस हो गए। अब जो है सेल जो डिवाइड करने में टाइम लेती है वो भी अलग अलग सेल अलग अलग टाइमिंग लेती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ह्यूमन की जो स्किन सेल होती है वो प्रत्येक 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है, जबकि जो जायगोट बनता है निषेचन के फलस्वरूप है प्रत्येक 30 मिनट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार अलग अलग जो कोशिकाएं हैं विभाजन में अलग अलग टाइम लेती हैं, जिसमें कि इंटरफेज जो है 95% टाइम इंटरफेज में लेती है। जैसे कि 24 हावर स्किन ले रही है ह्यूमन की, जिसमें से 23 जो हावर है 23 हावर ये इंटरफेज में व्यतीत करेगी, जबकि 1 हावर ये एम फेज में व्यतीत करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार इंटरफेज 95% टाइमिंग, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को तैयार करती है, जबकि एम फेज 5% टाइम लेता है। अब हम विभिन्न फेजेस पढ़ेंगे। पहले इंटरफेज की जो हम अवस्था देखेंगे। इंटरफेज देखते हैं तो इसमें डिवाइडिंग नहीं होती है, डिवाइडिंग की प्रोसेस इसमें नहीं होती है, तो यह होता है नॉन डिवाइडिंग फेज। इसमें सेल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि इसको तैयार होना होता है डिवाइड करने के लिए मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज, ठीक है ना। इसकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है ना। G1 S G2। अब हम सबसे पहले G1 फेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर S और फिर G2 के बारे में। इंटरफेज की सबसे बड़ी सबसे लंबी जो अवस्था है ये G1 फेज कहलाती है। ठीक है ना। सबसे लंबी प्रावस्था इंटरफेज की G1 फेज ग्रोथ 1, गैप 1 या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज कहलाती है, ठीक है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट देखते हैं, जब नई कोशिका बन गई है तो वह अपने आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि मतलब केंद्रक में वृद्धि होती है, केंद्रक के आकार में वृद्धि। ठीक है ना। साथ ही इसमें के जो कोशिका में आरएनए है, प्रोटीन है, उनका भी सिंथेसिस होने स्टार्ट हो जाता है। आरएनए व प्रोटीन का सिंथेसिस का संश्लेषण, ठीक है ना। आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो G1 फेज में। और G1 फेज आती कहाँ है, जब हम चार्ट देखते हैं, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये M हो गई, ये G1 हो गई, ये S हो गई और ये G2 हो गई। अब G1 फेज किस किस के मध्य आती है, M और S के मध्य। तो M व S के मध्य, M फेज व S फेज के मध्य। बहुत बार तो क्या होता है कि इनका जो क्रम है वही एग्जाम में आ जाता है कि G1 फेज कहाँ आती है, S फेज कहाँ आती है, G2 या M फेज कहाँ आती है। ऑप्शन में दे देता है M फेज S फेज के मध्य, G2 S फेज के मध्य, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये एक क्रम भी याद होना चाहिए कि किस क्रम में चलता है ये, ठीक है। तो ये सभी G1 फेज में हो गई। नेक्स्ट जो प्रावस्था होती है S फेज, सिंथेटिक फेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं।
एस फेज आती किन किन के मध्य है वो अभी मैंने ड्रॉ करके बता ही दिया था। तो इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर, वह अपनी सांद्रता को बढ़ाता है, वह डुप्लीकेट होता है, ठीक है ना। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ है, हालांकि क्रोमेटिन को आप ड्रॉ तो कर नहीं सकते कितना लंबा है क्या है, ठीक है। तो मैं क्रोमोसोम का उदाहरण लेकर आपको समझा देता हूँ। एस फेज में पर ये ध्यान रखना, एस फेज में क्रोमोसोम पाए नहीं जाते, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन अपने पदार्थ को डबल कर लेता है। जैसे ये एक है, एक क्रोमोसोम है, यह अपने ही समान एक नई कोशिका नई रेप्लिका बना लेता है, डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे एक ही सेंट्रोमियर यहाँ था, एक ही सेंट्रोमियर यहाँ था। जब तक सेंट्रोमियर अलग अलग नहीं हो तो वे क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होते, मतलब उनकी संख्या अलग अलग नहीं होती। मतलब यहाँ भी इनकी संख्या एक है तो यहाँ भी इनकी संख्या एक है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि एस फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम या क्रोमेटिन का जो नंबर है वो तो चेंज होता नहीं है, लेकिन इसकी जो रेप्लिका है, नई जो डुप्लीकेशन है वो आ जाती है, नई रेप्लिका आ जाती है, अर्थात इसकी सांद्रता है जो डबल हो जाती है। कंसंट्रेशन बिकम डबल। सांद्रता डबल हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रोमेटिन की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, इसकी सांद्रता है, वो दुगनी हो जाती है। कंसंट्रेशन को सी से अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे यहां सी थी पहले मतलब G1 फेज में क्रोमेटिन की मात्रा सी थी, तो एस फेज में ये हो जाएगी 2C, डबल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर 2C थी तो 4C हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है ना। सेंट्रियोल क्या होता है, हम जब सेल पढ़ रहे थे या सेल ऑर्गन पढ़ रहे थे तब पढ़े थे कि सेंट्रोसोम जो होता है वो दो सेंट्रियोल से लंबवत रूप से मिलकर बना होता है। ये सेंट्रियोल हो गए दो जो कि एक दूसरे से लंबवत रूप से होते हैं अटैच। ये सेंट्रोसोम, साइड में सेंट्रोप्लाज्म हो गया, ठीक है ना। ये जो है सेंट्रियोल, ये डुप्लीकेट होते हैं एस फेज में, और ये जो सेंट्रियोल है ये पाए कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये ध्यान रखना। क्रोमेटिन हो रहे थे डुप्लीकेट केंद्रक में, जबकि सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहे थे साइटोप्लाज्म में, केंद्रक के बाहर, ठीक है ना। इसमें थर्ड पॉइंट है स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होती है का संश्लेषण, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें एस फेज में होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं G2 फेज कि G2 फेज में क्या होता है। G2 फेज, गैप 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज, प्रीमाइटोटिक फेज। इसमें क्या है कि आरएनए जो वह डीएनए सिंथेसिस है, आरएनए व प्रोटीन का सिंथेसिस। हमने पढ़ा था कि G1 फेज में आरएनए व प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एस फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। ये ध्यान रखना। G1 फेज में आरएनए व प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे एस फेज में एंटर करती है कोशिका तो आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है
और यह पुनः G2 फेज में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। G2 फेज में आरएनए में प्रोटीन का सिंथेसिस वापस से स्टार्ट हो जाता है। साथ ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सभी का सिंथेसिस भी ही G2 फेज में होता है, ठीक है ना। और ये आती किन के मध्य है, ये ड्रॉ करके मैंने पहले ही बता दिया था किन किन के मध्य आती है। ये M फेज हो गई, ये G2 फेज हो गई, और ये G1 फेज हो गई, और ये G1 फेज हो गई, और ये S फेज हो गई। तो G2 फेज किसके मध्य आएगी, S और M के मध्य, और G1 फेज भी किसके मध्य आएगी, S और M के मध्य, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी का संश्लेषण, साथ ही आरएनए में प्रोटीन का पुनः संश्लेषण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट G2 फेज में आते हैं। तो यहाँ इंटरफेज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक आते आते कोशिका अपने आप को तैयार कर लेती है कि यह आगे डिवाइड होगी। अब इसमें भी कोशिका कुछ एक चेक पॉइंट से गुजरती है, जिस चेक पॉइंट यह बताते हैं कि यह डिवाइड करने के लिए अनुपयोगी है या नहीं, अर्थात कोशिका डिवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती, वो चेक पॉइंट्स बताते हैं।